Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Domestic Violence Act. देखिए स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस का लास्ट लेक्चर जो है मैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। ये भी एक स्पेशल डिमांड पर ही है। तो आज के लेक्चर में जो है हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करेंगे जो सेक्शन 10 में डिस्कस किया गया है, और उसके साथ साथ हम ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट क्या है उसको भी आज के ही इस टॉपिक में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेसिकली ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये आरजेएस की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर अप करवा रही हूँ। तो अगर कोई एलएलबी का स्टूडेंट अगर चाहता है, इंटरेस्टेड है कि मुझे भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। बाकी एलएलबी के सिलेबस में बहुत कम ही डोमेस्टिक वायलेंस का कंसेप्ट ऐड किया गया है। तो चलो करते हैं, जो भी है लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं अपना, जैसे भी जिसको इंपॉर्टेंट लगे समझ लेना। अदरवाइज इट्स माई ड्यूटी दैट आई हैव टू कंप्लीट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एज पर डिमांड। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेक्शन 10 जो है वो बात करता है सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन दी गई है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है। सर्विस प्रोवाइडर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2R में दी गई है, लेकिन उसमें यही कहा गया है कि एक ऐसी लीगल एंटिटी है जो सेक्शन 10 के तहत रजिस्टर्ड हो तो वही सर्विस प्रोवाइडर में काउंट होगा। सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली होता क्या है, ये आप किसी एनजीओ को कह सकते हो, कोई ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर्ड की गई है और वो जो है जनता के भलाई के लिए, वुमेन की भलाई के लिए एनजीओ वगैरह का जो काम होता है वो बिना किसी प्रॉफिट के लोगों की सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर को आप कह सकते हो। तो सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज में बी मेड इन दिस बिहाफ, अगर मान लो इस एक्ट में किसी प्रकार के रूल्स दे दिए गए हैं। एनी वॉलंटरली एसोसिएशन रजिस्टर्ड, कोई भी वॉलंटरली होनी चाहिए, अपनी इच्छा से कोई भी एक ग्रुप बना हुआ है, और वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और कंपनी एक्ट 1956 के तहत अगर वो रजिस्टर्ड है, या टाइम टू टाइम कोई अदर लॉ है उसके तहत वो रजिस्टर्ड है। जैसे कि अब मौजूदा टाइम में कंपनी एक्ट 1956 नहीं है बल्कि कंपनी एक्ट 2013 है, तो अगर उसके तहत वो रजिस्टर्ड है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, जो वुमेन की राइट्स और उनके भलाई के लिए काम कर रही है, एक ऐसी एनजीओ की बात हो रही है यहाँ पर जो वुमेन के लिए स्पेशली वर्क कर रही है बाय एनी लॉफुल मीन्स, और एक लॉफुल तरीके से कर रही है, ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से कोई एक्ट कर रही हो, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग लीगल एड, और वो लीगल एड का प्रोवाइड करने का काम भी कर रही हो, वो मेडिकल सुविधा भी दे रही है किसी को, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है, और भी किसी प्रकार का जो हेल्प है वो कर रही हो। शैल रजिस्टर इटसेल्फ विद द स्टेट गवर्नमेंट एज ए सर्विस प्रोवाइडर, तो वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन देगी और अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकती है। तो नॉर्मल सी बात यही है कि कोई भी ऐसा एनजीओ, कोई भी ऐसी संस्था जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट के तहत, या कोई अदर लॉ है उसके तहत अगर वो रजिस्टर्ड है, और उसका बेसिकली काम यही है कि वो महिला के अधिकारों को और उनके फायदे को ही बचाना चाहते हैं, और एक सही तरीके से वो एक काम कर रहे हैं जिसमें वो लीगल एड भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और दूसरे प्रकार की सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो अगर वो चाहता है कि हम भी जो है एक ऐसी भलाई का काम करें, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा सकता है सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर। अब तो ये तो बात थी कि सर्विस प्रोवाइडर कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे रजिस्टर्ड होंगे। अब है कि उनके क्या पावर्स है। पावर ये है कि रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है प्रोटेक्शन ऑफिसर तैयार करके देता है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इफ द एग्रीड पर्सन सो डिजायर, अगर एग्रीड पर्सन है उसको ये लगता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर हो सकता है उसके फेवर में कुछ एक्ट नहीं करेगा, तो सर्विस प्रोवाइडर भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना सकता है और उसकी कॉपी को जो मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी भेज सकता है जिसका वहां पर जुरिडिक्शन बनता हो, जहां डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ हो। गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन, और वो जो एग्रीड पर्सन है उसको मेडिकली एग्जामिन करने की पावर भी रख सकता है, और उसकी एक कॉपी जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को और पुलिस स्टेशन को, जहाँ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था वहाँ के जो लोकल जुरिडिक्शन है वहाँ पर वो भेज सकता है। तो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास तो ये पावर है ही है, फंक्शन वो करता ही है। इसके अलावा इनके पास पावर है कि अगर वो चाहे तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को तैयार करवा सकते हैं, मेडिकली उसको एग्जामिन करवा सकते हैं, और एंश्योर दैट द एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन अ शेल्टर होम, तो उसको एक शेल्टर होम में शेल्टर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इफ शी सो रिक्वायर्स एंड फॉरवर्ड अ रिपोर्ट, अगर वो महिला कहे कि जी मुझे तो प्रॉब्लम है, मुझे रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो शेल्टर होम में उसे प्रोवाइड करवा देंगे और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे एग्रीड पर्सन के बिहाफ पर, और शेल्टर होम टू द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स, और उसकी एक कॉपी जो है पुलिस स्टेशन में भेज दी जाएगी जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था उसी के एरिया में। नो सूट प्रोसिक्यूशन और द लीगल प्रोसीडिंग, मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो कोई गुड फेथ में कोई काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप किसी प्रकार का ना तो सूट फाइल कर सकते हो, ना ही कोई उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है क्रिमिनल केस, या किसी भी अदर जो प्रोसीडिंग है वो भी आप नहीं कर सकते।
सामने जो इस प्रकार की कोई भी आप एक्ट नहीं कर सकते हो। अगर उसने वो एक्ट जो है वो गुड फेथ में किया है और उसकी इंटेंशन सिर्फ यही थी कि वो क्या कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट को रोकने का काम कर रहा है, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि जी अब हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है, वाइफ को बचाने के लिए अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर हेल्प कर रहा है तो हस्बैंड ये नहीं कह सकता कि जी इसके खिलाफ मुकदमा करो, इसने मेरी वाइफ को जबरदस्ती लेके गया है। तो इस प्रकार का कोई भी सूट वगैरह आप उसके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते हो। तो ये है सर्विस प्रोवाइडर। ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ इसमें है नहीं, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा बेयर लैंग्वेज है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो थोड़ा हमें ईजी हो जाता है। अब हम करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 सिर्फ ड्यूटीज बता रहा है गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पर, शेल टेक ऑल मेजर्स, क्या करेंगे, शेल वर्ड यूज हो रहा है, टेक ऑल मेजर्स, हर वो काम करेंगे टू इंश्योर दैट, जिससे ये वो अपने आप को कहते हैं ना कि तसल्ली कर सके। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट की अगर मान लो उन्हें लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं तो वो क्या करेगा, पब्लिसिटी करेगा, पब्लिक मीडिया से, टेलीविजन, रेडियो, अखबार में बार बार जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको जो है बार बार वहाँ पब्लिश करने का काम करेगा, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर and members of the judicial services are given periodic sensitization and awareness training on the issue, कि जो भी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं या कोई भी सेंट्रल और स्टेट के ऑफिसर, उनका टाइम टू टाइम अवेयरनेस ट्रेनिंग चलेगा और उनके ट्रेनिंग के इस पर्पज से चलेगी कि उन्हें भी अवेयरनेस रहे। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज, एक तालमेल रहना चाहिए, जो भी मिनिस्ट्रीज है, हेल्थ से रिलेटेड है, होम अफेयर से रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, उन सभी के बीच में एक तालमेल रहना चाहिए कि जितना भी हो सके डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट को रिमूव किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ सर्विस टू वुमेन, वुमेन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड किए जाएंगे। तो ये काम भी किसकी होगी, गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी। तो ये सिंपल सा टॉपिक, मैं ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे और भी लेक्चर्स बनाने होते हैं और मुझे और भी मेरा बिजी शेड्यूल रहता है। तो मैं आपकी स्पेशली जिन्होंने मुझसे डिमांड की है तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया। अगर आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।